नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 8 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो है। कल से सोशल मीडिया पर सभी जगहों पर, टेलीग्राम से लेकर सभी जगहों पर ये चिट्ठी जो है ये वायरल है। ये बीपीएससी के सचिव ने जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखा है और इसके आधार पर न्यूज़ चैनल में भी न्यूज़ 18 इंडिया करके जो है बिहार झारखंड, उस पर भी और सभी जगहों पर ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम का डेट जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बीपीएससी ने ये पूछा हुआ है जिलाधिकारियों से कि 70वीं बीपीएससी को लेकर आपको सेंटर उपलब्ध करवाना है 13 और 14 दिसंबर को, 13 और 14 दिसंबर 2024 ईस्वी को। और इस दौरान कई सारे और भी एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम है। बीपीएससी के चेयरमैन ने जब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने ये चीज़ बोला था कि अगर 17 नवंबर को एग्ज़ाम हम नहीं ले पाएंगे तो अगले कुछ महीनों में शायद ही डेट खाली मिले। उसके साथ साथ इस बार एप्लीकेशन भी जम के डाले जा रहे हैं। इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद बच्चों ने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं और भरते ही जा रहे हैं अभी लगातार में। तो 2 दिन में बीपीएससी को एग्ज़ाम देना है, 2 लगातार दिन ही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए इस सैटरडे को एग्ज़ाम हुआ फिर अगले सैटरडे को हो, इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए। तो एग्ज़ाम का डेट अपरिहार्य कारणों से बता रहे हैं कि बढ़ाने का सोच रहे हैं ये लोग। अपरिहार्य कारण, इनको भी कारण नहीं पता होता है। ठीक है, बढ़ाने दीजिए। मैं आपको यही बोलूँगा कि 17 नवंबर की जगह पर अगर 13 दिसंबर जाता है तो ज़्यादा समय नहीं मिला है आपको, 15 दिन का समय मिलता है आपको। तो आप पढ़िएगा अच्छे से और ऐसा ना हो कि भाई एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ गया है तो त्यौहार मना लेते हैं, तो वो सब में मत पढ़िएगा। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी पढ़ाई को। ये सब टैक्टिक जो होता है ये साइकोलॉजिकल रूप से बहुत परेशान करेगा आपको। बार बार एग्ज़ाम का डेट टालना उन बच्चों के लिए नुकसान होता है जो लगातार और खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। इससे उन बच्चों को फ़ायदा हो जाता है जो अभी अभी पढ़ना शुरू किया, जिन्होंने, उनको थोड़ा सा समय मिल जाता है। तो जो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं लेकिन उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छे से पढ़िएगा। अगर 70 बीपीएससी पीटी निकालना होगा तब अब आपको और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। इस दौरान कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन में आज क्या है। कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं, जिसमें एक तो है कि भाई मोहम्मद मोइज़ू जो है वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। भारत सरकार ने उनको आधिकारिक स्टेट विजिट का दर्जा दिया है और राष्ट्रपति भवन में उनके लिए भोज वगैरह भी किए गए हैं। भारत चाहता है कि मालदीव किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, कुछ भी करके हमारे पक्ष में रहे हमेशा ही। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, हम मालदीव को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इकोनॉमी से लेकर डिफेंस से लेकर कई सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की है, समझौता भी करने की हमने कोशिश की है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से समझौते किए हैं। उसके साथ में आज जो है वो डिफेंस को लेकर डेफ कनेक्ट 4.0, डेफ कनेक्ट 4.0 जो है ये नई दिल्ली में ये समिट हुआ है, न्यू दिल्ली में। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हमारे, उन्होंने इसको संबोधित किया और वहाँ पर अदिति स्कीम और उसके साथ साथ IDEX स्कीम जो है वो चर्चा में था। IDEX स्कीम क्या है भाई, ये सब क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। 2018 में शुरू किया गया था। और अदिति स्कीम ADITI, अदिति स्कीम को भी समझेंगे और IDEX 2018 इसको भी समझेंगे हम लोग। और उसके साथ मारबर्ग वायरस, मारबर्ग बोला जा रहा है, मारवर्ग भी बोलते, मारबर्ग बोलते, मारबर्ग वायरस, जिसमें मोर्टेलिटी रेट 50% है। यानी कि अगर 2 लोगों को वायरस होगा, मान लीजिए प्रभावित होते, उसमें से एक की मृत्यु गारंटेड होती है। 4 लोगों को अगर हुआ है तो 2 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इतना खतरनाक वायरस है ये। इस वायरस का फिर से देखा गया है, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इसका प्रकोप देखा गया है। मारबर्ग वायरस को भी देखेंगे हम लोग। और उसके साथ में भारत और फ्रांस मिलकर एस्ट्रोनॉट्स को लेकर एक क्लस्टर भी स्थापित कर रहे हैं, उसको भी देखेंगे। एक एक करके टॉपिक देखते जाएंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि मालदीव और भारत के बीच में किन किन चीज़ों को लेकर अभी बातचीत हुई है। कल ही मैंने आपको मालदीव और भारत का रिलेशन डिटेल में समझा दिया था। आज हम लोग उसके आगे की चीज़ों को, पॉइंट को ऐड ऑन कर लीजिएगा अपने में और उसको समझ लीजिएगा कि क्या है, क्या क्या चीज़ों पर बातचीत हुई है। कल मैंने आपको भारत और मालदीव के बीच में कुछ जो रक्षा को लेकर अभ्यास होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। देखिए क्या क्या डील हुआ है, उसमें से हम लोग बुलेट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। मालदीव के डिफेंस को सपोर्ट करेगा भारत। MNDF का मतलब है मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स है। उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने भारत सरकार मदद करेगी। और उसके अलावा सर्विलांस और मॉनिटरिंग कैपेसिटी जो है MNDF की, MNDF का मतलब क्या है, मालदीव का डिफेंस फोर्स है, उसको भी भारत सरकार बढ़ाने जा रही है।
उसके अलावा हाइड्रोग्राफिक मैटर इंक्लूडिंग कई सारे चीज़ों को लेकर जो जल से जुड़े हुए सर्वेक्षण वगैरह हो रहे थे, समुद्र से जुड़े हुए सर्वेक्षण होते हैं, उन चीज़ों में भी भारत और मालदीव फिर से मिलकर काम करेंगे। दरअसल में कुछ महीने पहले ही मालदीव की सरकार ने बोला था कि हम इस मुद्दे को खारिज करते हैं, अब हम भारत के साथ मिलकर समुद्र में सर्वेक्षण वगैरह नहीं करेंगे। तो उस चीज़ को भी इसने रोल बैक किया है और बोला गया है कि हम भारत सरकार के साथ मिलकर हाइड्रोग्राफिक क्षेत्र में भी काम करने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन वगैरह में, मतलब कि डिजास्टर रिस्पांस और मिटिगेशन, डिजास्टर कई सारी तरह के हो सकते हैं मालदीव में भाई। तेल से जुड़ा हुआ डिजास्टर हो सकता है, तेल फैल गया था एक बार श्रीलंका के तट पर, तो वैसा मालदीव के साथ भी हो सकता है क्योंकि प्रमुख समुद्री मार्ग में आता है वो। उसके अलावा साइक्लोन हो सकता है और भी कोई डिजास्टर हो सकता है, तो उससे भारत सरकार भी उसका मदद करेगी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर ही बातचीत हुई है कि मालदीव में अवसंरचनाओं का विकास, अवसंरचना का मतलब जैसे मालदीव के आइलैंड को कनेक्ट करना हो, द्वीपों को कनेक्ट करना हो, रेल के द्वारा हो या हवाई पट्टियों के द्वारा हो, इस चीज़ में भी भारत सरकार उनकी मदद करेगी। डिफेंस की बात तो मैंने आपको पहले ही कर दी। मालदीव पुलिस सर्विस जो है उससे भी भारत सरकार ने टाई अप किया है। डिजिटल क्षेत्र में भी दोनों देश आपस में मिलकर काम करेंगे। साथ ही में भारत ने $400 बिलियन के करीब में मदद भी दिया है। दरअसल वो पैसे के लिए ही आए ही थे वो, और करेंसी स्वैप का समझौता भी है हम दोनों देशों के बीच में, करेंसी स्वैप समझौता भी है, और उसके साथ साथ भारत ने पैसा भी दिया है, उनको इकोनॉमिक रूप से सपोर्ट भी किया है। क्यों किया है? क्योंकि IMF सहित दुनिया की प्रमुख एजेंसियां क्रिटिकल, कल मैंने आपको बताया था ना, मूडीज़ के बारे में बताया था मैंने आपको, रेटिंग एजेंसी, तो मूडीज़ ने भी बोला कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है मालदीव, इसलिए उनको बचना है इससे। चाइना उनको दे नहीं रहा था, तो भारत सरकार के साथ उन्होंने टाई अप किया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जो जो मैंने आपको मुख्य पॉइंट बताए हैं। बाकी कल मैंने आपको समझाया था क्या, भारत और मालदीव के रिलेशन, रक्षा समझौते भी बताए थे, रक्षा अभ्यास भी बताया था। अगर अभ्यास कुछ याद हो तो ज़रूर ही मुझे बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला टॉपिक है एक बॉडी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक वैधानिक बॉडी है जिसका नाम है NCPCR, नेशनल चाइल्ड राइट बॉडी, जो है चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी है। इसका क्या नाम है? तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बच्चों का अधिकार को संरक्षण को लेकर एक भारतीय राष्ट्रीय आयोग है। इसने बोला है कि SC/ST चिल्ड्रेन जो विक्टिम थे यौन शोषण के, उनको अभी तक कंपनसेशन तक नहीं मिला है। ये बड़ा ही ख़राब सा न्यूज़ था सुबह सुबह। तो बच्चे जो हैं वो यौन शोषण के शिकार होते अपने देश में, तो वो SC/ST जो बच्चे हैं वो जो यौन शोषण के शिकार हुए तो उनको कंपनसेशन तक नहीं मिला है। ये मुद्दा किसने उठाया है? तो NCPCR ने उठाया है। NCPCR ने उठाया है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। NCPCR एक प्रमुख इम्पॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था, ये किस प्रकार की बॉडी है, क्या काम करती है, संवैधानिक है या केवल वैधानिक है, किस एक्ट के द्वारा, किस ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। सबसे पहले आज हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे। ओके, इसमें एक छोटा सा डेटा भी है कि 5000 करीब 5178 बच्चों से जुड़े हुए केस दर्ज हुए हैं अब यौन अपराध को लेकर, जिसमें से 1546 जो हैं ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में 41.1% जो विक्टिम होते हैं, 41.1% बच्चे जो विक्टिम होते हैं वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पॉक्सो एक्ट मैंने आपको समझाया था, ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस करके एक्ट है। शायद वीडियो में देर हो जाएगा, मैंने बोल दिया। तो ये जो एक्ट है ये बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। ये मैंने आपको समझाया था। 2012 के बाद इसको बनाया गया और बहुत ही ख़तरनाक एक्ट माना जाता है और होना भी चाहिए इसको। देखते हैं कि क्या है NCPCR। ये बॉडी है, इम्पॉर्टेंट बॉडी है। जो भी संवैधानिक और वैधानिक बॉडी होते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए ये बॉडी क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है तो मैंने बताया ही था, हिंदी बोलते राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया। 2005 में अधिनियम बनाया गया, उसी के द्वारा किया गया। इसका कार्य बाल अधिकार के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करना है। बच्चों से जुड़े हुए अधिकार, केवल यौन शोषण ही नहीं है, उनसे जुड़े हुए हर अधिकार, चाइल्ड लेबर में भी ये बड़ा काम करता है ये, ठीक है। आयोग को इसके उचित और प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी का भी दायित्व सौंपा गया है। देखिए क्या क्या करता है ये। एक तो पॉस्को 2012 है,
किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर RTI अधिनियम 2009 है। ये सब भी काम इसी के तहत में होता है, जो बच्चों से जुड़े हुए इशू होते हैं उनके लिए काम करता है। भारत ने 1992 में बाल अधिकार सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया था। चाइल्ड राइट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था, जिस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया हुआ है। 1992 ईस्वी में हुआ था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत हस्ताक्षरकर्ता राज्य के लिए अनिवार्य है कि वो अपने सम्मेलन में उल्लिखित बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। और इस पर जब भारत सरकार ने साइन किया तो उसको ये चीज़ लगा कि भारत में कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए जो केवल बच्चों के लिए काम करे। इसीलिए इसको बाद में स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या था, NCCPR नाम है, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट करके इसका नाम है। NCPCR की संरचना क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। संरचना से सवाल पूछे जाते हैं। 365 यानी कि 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है व्यक्ति। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा उन्होंने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट कार्य किया है। क्या कोई IAS होना चाहिए? क्या कोई जज होना चाहिए? नहीं, कोई भी हो सकता हो। अगर उसने बच्चों के संरक्षण को लेकर काम किया है तो वो भी इसके अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। पात्रता बशर्ते कि अधिकतम 2 कार्यकाल हो, इसके लिए उनको चुना जाता है। 6 सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। एक अध्यक्ष हो गया, उसके अलावा 6 सदस्य हो गए। शिक्षा से जुड़े हुए लोग शामिल हो सकते हैं। बाल स्वास्थ्य देखभाल से, किशोर न्याय, उपेक्षित हाशिए पर पड़े विकलांग बच्चों की देखभाल से जुड़े हुए लोग, बाल श्रम से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र के ज्ञाता, बच्चों संबंधित कानून को जानने वाले लोग जो होते हैं, ये कम से कम शामिल हो सकते हैं। कम से कम 2 सदस्य महिलाएं जरूर होने चाहिए। 6 लोगों के बोर्ड में 2 सदस्य महिलाएं जरूर ही होनी चाहिए। 2 वुमेन मेंबर होना ही चाहिए, इसमें अनिवार्य किया गया है। नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति होती है, उसकी सिफारिश के आधार पर की जाती है। क्या राष्ट्रपति वगैरह करते हैं? नहीं, केंद्र सरकार। चुनने का काम शिक्षा मंत्रालय के तहत में शिक्षा मंत्री के अंतर्गत एक बोर्ड बनाया जाता है, छोटा सा कमीशन 3 लोगों से जुड़ा हुआ, और वो तय करती है कि कौन बनेगा। हटाना केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकती है। यदि अध्यक्ष या अन्य सदस्य दिवालिया हो जाता है, अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भुगतान वाली नौकरी में संलग्न होता है, कार्य करने से इनकार कर देता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, पागल हो जाए तो, अपने पद का इस प्रकार से दुरुपयोग किया हो, किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और कारावास की सजा दी गई हो जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है। मतलब कि अगर उस पर कोई कार्रवाई वगैरह भी हुई है, उसको सज़ा सुनाया गया है, तो भी भारत सरकार उसको हटा सकती है। क्या संविधान में इसकी चर्चा है? संविधान में इस बॉडी की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो। NCPCR के कार्य और जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? इस बॉडी के कार्य और जिम्मेदारी आपसे पूछा जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है, PT में भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए मौजूदा सुरक्षा उपायों की जांच, समीक्षा करना, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। जो मौजूदा सिस्टम है भारत में बच्चों के अधिकार से जुड़ा हुआ, उसकी जांच पड़ताल करना और सुझाव देना कि इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। इन सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से तथा अन्य अंतरालों पर रिपोर्ट देना। ये केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी करता है कि भारत में बच्चों से जुड़े हुए कौन कौन से चैलेंजेज आ रहे हैं या जो वर्तमान में बॉडीज़ विद्यमान हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। बाल अधिकार के उल्लंघन की जांच करना, उचित मामलों में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करना, बाल अधिकार से संबंधित मौजूदा नीति, कार्यक्रम, गतिविधि, इन सभी चीज़ों को देखरेख करना किसका काम है? इसी का काम है। बाल अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार जैसे विभिन्न माध्यमों से जागरूकता बढ़ाना, लोगों को अवेयर करना, उन संस्थानों का निरीक्षण करना जहां बच्चे हिरासत में रहते हैं, जिनमें किशोर गृह भी शामिल है। सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है ये। जैसे कई सारे जगहों पर बच्चों को रखा जाता है तो उनकी बारी बारी से दौरा करके जांच पड़ताल कर सकता है ये, और जांच पड़ताल करने के बाद उनको सुझाव भी दे सकता है, और अगर उन्होंने सही से काम नहीं किया तो केंद्र सरकार को बोलकर कार्रवाई भी करवा सकता है। शिकायत की जांच करना, बाल अधिकार के हनन और वंचना, बच्चों की सुरक्षा, विकास संबंधित कानूनों का कार्यान्वयन न होने से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेना। सुओ मोटो का भी अधिकार दिया गया है। अगर मीडिया के द्वारा भी इसको पता चले तो ये स्वतः संज्ञान ले सकता है और स्वतः संज्ञान लेने के बाद काम कर सकता है। उपरोक्त कार्यों के अलावा NCPCR के अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी हैं। उदाहरण के लिए
आरटीआई अधिनियम का काम भी इसको दिया गया है। आरटीआई अधिनियम क्या था? राइट टू एजुकेशन का जो है आरटीई अधिनियम, राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है उसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी इसको दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार को सुरक्षा, जांच और समीक्षा करने, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो इस बॉडी को दिया गया है। पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत भी इसको अधिकार दिए गए हैं। निगरानी करना अनिवार्य किया गया है, दिशा निर्देश वगैरह का, और इसे बच्चों के देखभाल संस्थान की निगरानी का भी कार्य सौंपा गया है। इसकी शक्तियां क्या है? जांच करते समय आयोग को निम्नलिखित मामलों में सिविल न्यायालय का अधिकार शक्तियां प्राप्त हो जाती है। इसके पास में सिविल न्यायालय जो होते हैं उसके समान अधिकार प्राप्त हो जाता है जब ये किसी चीज़ की जांच पड़ताल कर सकता है। तो भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाना, उसे उपस्थित करना, शपथ पर उसकी जांच करवाना, मतलब ये दिल्ली में हो सकता है, ये बॉडी आपको समन भेज सकती है, आप हाजिर हो। जिस प्रकार से कोर्ट आपको समन भेजती है तो आपको जाना ही पड़ता है, उसी प्रकार से ये अगर आपको समन भेजेगी तो आपको जाना पड़ेगा। किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की आवश्यकता, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना, गवाहों और दस्तावेज के लिए जांच के लिए कमीशन जारी करना, ये सब काम ये कर सकता है। कार्रवाई का अधिकार, संबंधित व्यक्ति जो विरुद्ध अभियोजन के कार्रवाई शुरू करने के संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकती है कि इस व्यक्ति पर आप एक्शन लीजिए, इस प्रकार की सिफारिशें भी ये कर सकती है। निर्देश, आदेश या रिट के लिए सर्वोच्च न्यायालय, संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क भी कर सकती है। पीड़ित या उसके परिवार सदस्यों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश भी कर सकती है कि आप इसको राहत दीजिए या इसको सजा दीजिए, इस प्रकार की सिफारिशें भी कर सकती है। तो जो NCPR है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार, फिर से मैं ही भूल जाता हूँ बार बार। NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। इसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके जो शक्तियां हैं, कार्य, नियुक्ति कैसे की जाती है, कितने वर्षों तक रहते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, इसकी शक्तियां क्या क्या हैं, जैसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, ये सब आपको याद रखना है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बोला कि 26 IDEX प्रोडक्ट को 1000 करोड़ के करीब में ऑर्डर मिला है। दरअसल में ये मौका कौन सा था? तो मौका था यहाँ पर डेफ कनेक्ट 4.0 इवेंट। क्या कहा जाता है इसको बंधुओं? याद रखिएगा, इस प्रकार के इवेंट के बारे में पूछा जाता है। ये राष्ट्रीय महत्व के इवेंट हैं, डेफ कनेक्ट 4.0। 4.0 यानी कि इससे पहले 3 और हो चुके होंगे। क्या है ये? तो एक सम्मेलन होता है जिसमें डिफेंस को टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ों पर या उत्पादन से जुड़े हुए चीज़ों पर भारी गहन मंथन किया जाता है। नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाता है। तो इसी में भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री है उनका राजनाथ सिंह जी नाम है इनका, इन्होंने IDEX योजना, जिसका क्या फुल फॉर्म होता है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इसको ज़रा हम लोग देखेंगे। और उसके अलावा इन्होंने बोला एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विथ IDEX, यानी कि अदिति 2.0। अब ये क्या है भाई? अदिति कोई लड़की का नाम थोड़ी ना है यहाँ पर, ये योजना का नाम है अदिति 2.0। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विथ IDEX मतलब इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इन दोनों की इन्होंने चर्चा की राजनाथ सिंह जी ने। तो हम लोग किसको समझेंगे? डेफ कनेक्ट को ज़रा देखेंगे। 4.0 को PIB से मैंने उठाया है, बिल्कुल वहीं से उठाया है ताकि बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड रहे भाई, आधिकारिक रहे। PIB आधिकारिक है, सरकार का है। उसके अलावा हम लोग अदिति को भी देखेंगे, डिफेंस स्कीम को देखेंगे, IDEX योजना क्या है इसको भी समझेंगे। ओके, एक एक करके देखते चलते हैं, PT में पूछ सकता है आप। सबसे पहले देखेंगे IDEX योजना क्या है। अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। सबसे पहला PT फैक्ट क्या हो गया? कब शुरू किया गया था? 2018 में शुरू किया गया था। दूसरा क्या हो गया? आपसे पूछेगा कि IDEX स्कीम जो है ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या डिफेंस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या किस क्षेत्र से, बच्चों से जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये किस से है? तो ये है आपका डिफेंस क्षेत्र से, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्या है इसका मायने, क्या है बंधुओं? तो इसका मायने ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब 2018 में शुरू किया था, मुझे अभी तक याद है, उसमें पढ़ा था मैंने इसको, तो उन्होंने बताया था कि हम 2047 तक क्या करेंगे? विकसित भारत संकल्प के साथ उन्होंने बोला था कि हम रक्षा क्षेत्र में संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन जाएंगे, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन जाएंगे। इसका उद्देश्य रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण में योगदान देना है। यह रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। MSME स्टार्टअप, देखिए ध्यान से, MSME यानी कि छोटे माइक्रो स्मॉल मीडियम उद्योग, नए स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, कोई व्यक्तिगत स्तर पर कुछ इनोवेट करना चाहता है,
R&D संस्थान और शिक्षाविदों सहित उद्योग जगत के नवाचारी इस पहल के अंतर्गत अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप भी कुछ इनोवेशन करके डिफेंस को मजबूत करना चाहते हैं तो इस योजना में आप भागीदार हो सकते हैं। IDX नवाचार को बढ़ावा देने वाले उद्योग को अनुसंधान, रिसर्च व विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए धन व सहायता प्रदान करता है। आपको धन व सहायता भी दी जाएगी कि आप काम करिए डिफेंस को प्रोन्नत करने में। IDX डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करता है। इसके फंड को DIO द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रतिबंधित का मतलब तो रोकना हो गया, प्रबंधित यानी कि मैनेज किया जाता है। IDX की प्रमुख उपलब्धि क्या है बंधुओं? तो मिशन स्पेस। इसका मतलब क्या है? IDX अनुबंध का आदान प्रदान रक्षा मंत्रालय व इंस्पेक्ट सिटी के बीच में किया गया था। इंस्पेक्ट सिटी एक गैस आधारित कॉम्पैक्ट सूक्ष्म प्रणोदक प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसे मिशन के डेफ स्पेस के तहत में क्यूबसैट ग्रुप सहित अन्य उपग्रहों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। ये कंपनी थी जो काम कर रही थी, तो उसके साथ IDX ने मिलकर काम किया था। IDX को व्यक्तिगत नवोन्मेषों, सूक्ष्म लघु और सभी उद्योगों से 7,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन्होंने बोला कि 1,000 करोड़ का, अभी जो कल रक्षा मंत्री जी ने बोला है कि 1,000 करोड़ का हमें क्या मिला है? ऑर्डर मिला है। किससे? तो अलग अलग जगहों से IDX को नए इनोवेशन को लेकर 1,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये भी बड़ा अच्छा चीज़ है भाई कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए था। तो IDX के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे कब शुरू किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था, ये भी आपको मैंने बता दिया। उसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी BPSC पूछ लेती है। अब डेफ कनेक्ट 2024 क्या है? डेफ का मतलब क्या है? डिफेंस है। कनेक्ट का मतलब तो कनेक्ट ही है। 2024 अब 4.0 भी इसको कहा जा रहा है। रक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण व रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना का भी शुभारंभ किया है। इसको भी देखेंगे। स्टार्टअप को 25 करोड़ तक का अनुदान व सहायता दिया जाएगा। अगर रक्षा के क्षेत्र में कोई स्टार्टअप काम करना चाहता है तो उसको 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान देती है भारत सरकार। अदिति योजना युवाओं के नवाचार को पोषित करेगी, भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता करेगी, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। और इन्होंने बोला कि वही विकसित भारत वगैरह का संकल्प इन्होंने दोहराया है। बाकी देखिए यहाँ पर और क्या क्या फैक्ट लिखे हुए PIB के द्वारा। फिर हम लोग अदिति स्कीम को भी समझेंगे। 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण व रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार योजना के साथ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया था। ठीक है, 4 मार्च 2024 को भी किया था, उसी को दोहराया है कल उन्होंने 7 अक्टूबर को। इस योजना के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप, अनुसंधान, विकास, नवाचार प्रयास के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। दरअसल में है क्या, जो नए स्टार्टअप अगर कोई इसमें काम करना चाहते हैं तो उनको 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। यही है ये मुख्य रूप से योजना। रक्षा मंत्री ने उद्योग जगत के उद्यमी और नवप्रवर्तकों सभी को बोला कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें आप सपोर्ट करिए, आपको भारत सरकार सपोर्ट करेगी। आप उत्पादन कीजिए, आज हम खरीद रहे हैं, कल पूरी दुनिया खरीद सकती है आपके उत्पादों को। देखिए अगला क्या है, 23-24 से लेकर 25-26 तक। 23-24 वित्तीय वर्ष से 25-26 वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए की अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग DDP रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDX प्रारूप के अंतर्गत आती है। अगले 1 वर्षों में 750 करोड़ रुपए अदिति स्कीम पर खर्चा किया जाएगा, जिसे 25 करोड़ रुपए किसी भी स्टार्टअप को मदद के लिए दिया जा सकता है कि आप ये पैसा लेकर क्या करें, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में काम करें। इसका लक्ष्य प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप टेक महत्वपूर्ण नैतिक प्रौद्योगिकी का विकास करना। अब डीप टेक क्या होता है भाई? इस प्रकार की इनोवेशन करना है कि जिसमें टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हों और हाई टेक्नोलॉजी से युक्त हथियार वगैरह हों, जिसका उत्पादन करके आप रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर सकते हैं। इसमें आधुनिक सशस्त्र बलों की अपेक्षाओं, आवश्यकता एवं नवाचार इकोसिस्टम की क्षमताओं के बीच का अंतर को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी वॉच टूल बनाने की भी परिकल्पना की गई है। अदिति के पहले संस्करण में 17 चुनौतियां भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, ये सभी लॉन्च की गई। इनको 17 चैलेंज दिया गया है कि ये 17 समस्याएं हमारे सामने, आप इनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाकर हमें दीजिए। हम आपको 25 करोड़ रुपए की मदद भी दे रहे हैं, जिससे अभी तो हम ही आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर आपने बहुत अच्छा निर्माण किया तो दुनिया भर के देश आपसे खरीदना चाहेंगे। तो यही है अदिति स्कीम। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, याद हो गया होगा।
ठीक है। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार वगैरह उन्होंने बोला है कि भाई ठीक है, बोलने दीजिए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि IDX को IDX प्राइम तक विस्तारित किया गया है। IDX योजना शुरू किया गया था, अब उसको IDX प्राइम तक विस्तारित किया गया है, जिसमें सहायता 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। बस लोग काम तो करें, इनोवेशन तो आप कीजिए। आपको डिफेंस मिनिस्ट्री 10 करोड़ रुपए तक देने को तैयार है, 25 करोड़ अदिति योजना के तहत देने को तैयार है। बच्चों के एग्जाम के डेट से फुर्सत मिले तब तो करें। उन्होंने कहा कि सेवाओं और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा दी गई चुनौतियों के समाधान प्रदान करने में उत्साहजनक भागीदारी के बाद अब अदिति योजना का शुभारंभ किया गया है। दरअसल में डिफेंस मिनिस्ट्री करती क्या है, आपको चैलेंजेस दे देगी कि हमें ये चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण को लेकर मैं समझाता हूँ। जैसे उन्होंने बोला था कि लद्दाख में जो ऊँचे हिली एरिया में हमारे सैनिक रहते हैं, वहाँ पर उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पाती है सही से, या कोई घायल सैनिक है तो उसको ऑक्सीजन की उपलब्धता सही से नहीं हो पाती। ये हमारे सामने चैलेंज है, इसका समाधान आप कीजिए। दूसरा चैलेंज क्या हो सकता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। आप हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर हमें दीजिए। आपको हम 25 करोड़ रुपये आपके स्टार्टअप के लिए दे रहे हैं। तो कई सारे आपने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट देखे होंगे जो मार्केट में आए, भारत में आए हैं, भारत की कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं, रक्षा मंत्रालय के अलग अलग विंग द्वारा बनाए गए हैं। तो ये क्या होता है, चैलेंज दे दिया आपको, अब आप अपना समाधान कीजिए। उसका आप समाधान करेंगे तो भारत सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी और भी ज़्यादा मदद करेगी। आप अपना कंपनी स्थापित करके उस प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं। ये आर्मी और नेवी की इतनी बड़ी संख्या अपने पास में है कि वही अगर आपसे प्रोडक्ट खरीदने लग जाएं तो आपका कंपनी बहुत बड़ा बन सकता है। तो इसी प्रकार से ये योजनाएं जो हैं वो काम करती हैं। तो IDX योजना छोटे स्तर की थी। भारत सरकार को महसूस हुआ कि थोड़ा सा और प्रोत्साहन राशि बढ़ाया जाए और अदिति योजना उन्होंने 25 करोड़ तक के स्टार्टअप को मदद देने के लिए लॉन्च किया है। अब आप समझ गए होंगे, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस आयोजित कार्यक्रम में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 11वें संस्करण का भी शुभारंभ किया गया और इसमें भी यही चीज़ें हैं कि भाई डिफेंस से जुड़े हुए आप क्या करें, चैलेंजेस को सॉल्व करें अपने इनोवेशन के द्वारा। अदिति योजना के बारे में, रक्षा में नवाचार को सशक्त बनाना। रक्षा मंत्रालय ने IDX अदिति योजना के साथ अभिनव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से इसको लॉन्च किया था। नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकी में नवाचारों को बढ़ावा देने इसका उल्लेख है, इसका लक्ष्य रखा गया है। 23-24 से 25-26 के बीच में 750 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए जाएंगे। बाकी सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है आपका कि भारत और फ्रांस मिलकर एरोनॉटिक्स क्लस्टर कैंपस जो हैं वो भारत में स्थापित करेंगे ट्रेनिंग को लेकर। भारत और फ्रांस कहाँ पर स्थापित करेंगे ये भी क्लियर नहीं हुआ है। आपसे PT में ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एरोनॉटिक्स ट्रेनिंग को लेकर क्लस्टर स्थापित करने जा रहा है भारत में, तो फ्रांस है इसमें भागीदारी देश। देखिए क्या लिखा है, फ्रांस एंड इंडिया विल बी सेटिंग अप एरोनॉटिक्स क्लस्टर एज वेल एज डेवलपिंग एन इंडो-फ्रेंच कैंपस फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में प्रोफेशनल ट्रेनिंग को लेकर एक क्लस्टर कैंपस स्थापित किया जाएगा भारत और फ्रांस के द्वारा, भारत में ही स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बोला कि फ्रांस से जो भी चीज़ हम आयात करते हैं उसमें 50% ज़्यादा चीज़ें एरोनॉटिक्स से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो विमानन उद्योग के लिए हो, चाहे वो अलग अलग उद्योगों के लिए हो। तो भारत सरकार और फ्रांस की सरकार अब इस क्षेत्र में मिलकर काम करेगी। इससे जुड़े हुए अपडेट अगर कोई आते हैं तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल जगह वगैरह नहीं बताया गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल में इस चीज़ पर काम शुरू हो गया है। अगर आगे कुछ इसमें डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है मार्बर्ग वायरस। इसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस माना जाता है। पृथ्वी पर अब तक जितने भी वायरस हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक मार्बर्ग को माना जाता है, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी रेट हद से ज़्यादा है। अफ्रीका के कुछ देश जैसे कांगो जैसे देश हैं, रवांडा है शायद या कांगो है, देखिएगा, और उसमें मार्बर्ग वायरस का प्रकोप देखेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाल ही में किस देश में देखे गए, क्योंकि बहुत सारे देश हैं। देखिए क्या है ये, इससे पहले मार्बर्ग रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। रक्तस्रावी बुखार, रक्त गिरने लगता है उस टाइप का बुखार। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है। यह मार्बर्ग वायरस के कारण से होता है, मार्बर्ग वायरस के कारण से होता है। यह एक आनुवंशिक रूप से अद्वितीय जूनोटिक RNA है, यानी कि RNA वायरस है, और जूनोटिक है यानी कि जानवर से इंसान में आया है। ये जानवर से इंसान में आया है, ये जूनोटिक बीमारी उसी को कहा जाता है। मार्बर्ग इबोला दोनों ही फिलोविरिडे परिवार फिलो वायरस के सदस्य हैं। वायरसों के भी परिवार कुल खानदान होते हैं। तो देखिए इनका क्या नाम है, फिलोविरिडे
परिवार से बिलोंग करते हैं। इसमें और कौन है इनका भाई बंधु, तो वह है इबोला। दोनों भाई बहुत खतरनाक माने जाते हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। इस वायरस का नाम जर्मन शहर मार्बर्ग से लिया गया है। इसी शहर में 1967 में पहली बार इसकी पहचान एक प्रयोगशाला में हुई थी। सबसे पहली बार जर्मनी के एक शहर में इसकी पहचान की गई थी, एक लैब में। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, मारबर्ग नाम रखा गया है। यह वायरस चमगादड़ से मनुष्य में फैल सकता है। इसके बाद यह संक्रमित व्यक्ति के रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के माध्यम से, जैसे थूक हो गया, पसीना हो गया, कुछ भी जो तरल पदार्थ आपके शरीर से निकलता है या आपका रक्त, उससे दूसरे में फैल सकता है ये। और इसमें मोर्टेलिटी रेट 50% है, बहुत ज़्यादा है। कोरोना में तो 1 या 2% के आसपास मोर्टेलिटी रेट था, इतने सारे लोग मरे। इसमें 50% है, निपटा ही देगा अगर हो गया तो। लक्षण क्या क्या है देखिए यहाँ पर, बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशी में दर्द, चपटे और उभरे हुए दाने, सीने में दर्द, गले में खराश, मतली, उल्टी आना, दस्त, ये सब इसके लक्षण है। मारबर्ग के लिए कोई अभी तक टीका उपलब्ध नहीं है। मृत्यु दर 50% है। तो आपसे क्या क्या फैक्ट पूछेगा कि टीका उपलब्ध है या नहीं है, RNA वायरस है या DNA वायरस है, इसका परिवार का नाम क्या है, इसका परिवार का नाम आपसे पूछेगा। और ये पूछेगा कि जूनोटिक है या नॉन जूनोटिक बीमारी है, इसका नाम जरूर ही ध्यान रखिएगा। किस माध्यम से फैल सकता है, तो शरीर से निकलने वाला कोई भी तरल पदार्थ, रक्त हो या कोई भी तरल पदार्थ हो, उसके माध्यम से ये फैल सकता है। अफ्रीका में देखा गया है, 67 में इसको लैब में पहली बार खोजा गया था, जर्मनी के शहर मारबर्ग में। इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आज का न्यूज़ वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।